गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हमने आपका केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने नोट्स दिए हैं हाइड्रोकार्बन्स के। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बिकॉज दीज आर इन इंग्लिश, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में है पर बहुत टफ इंग्लिश नहीं है बच्चे लोग। ये जो चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन्स, ये टोटली आपका रिएक्शन बेस्ड है। स्ट्रक्चर्स हैं और रिएक्शंस हैं इसमें। ये जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आप इसको पढ़िए और एक बार बुक में से भी पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, और अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम समझते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्लियर। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। हाइड्रोकार्बन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन का एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स होते हैं ये। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है अलग अलग रेशियो में, अलग अलग अनुपात में। तो हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आर ओपन चेन एंड सेकेंड वन आर क्लोज चेन या साइक्लिक भी बोला जाता है। और जो ओपन चेन है आपके, ओपन चेन यहाँ 2 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड होंगे और एक अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड होते हैं संतृप्त और अनसैचुरेटेड होते हैं असंतृप्त। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे वो सभी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे। सैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्केन्स, ठीक, जैसे मीथेन है, ईथेन है। एल्केन्स जितने भी होंगे उन सभी के आखिर में एन वर्ड आएगा, ANE, क्लियर, एन, और उनके पास होगा सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में इन आएगा और इनमें होता है बच्चों डबल बॉन्ड, क्लियर। और अनसैचुरेटेड का एक और पार्ट होता है आइंस, इसमें होते हैं आपके 3 बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओपन चेन आपको क्लियर हुआ, सैचुरेटेड संतृप्त, अनसैचुरेटेड असंतृप्त। सैचुरेटेड में आएंगे सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड में आएंगे आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। नेक्स्ट आर क्लोज चेन या साइक्लिक, जिन्हें हम बोलते हैं। साइक्लिक में एलिसाइक्लिक होंगे और एरोमेटिक होंगे, ठीक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th में हम पढ़ेंगे इनको। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ही रहेगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का। हमें मेन यहाँ पढ़ना है एल्केन्स, एल्काइंस और एल्कीन्स, ये 3 पढ़ने हैं। तो आज मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो एल्केन्स के हैं। एल्केन्स का हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, उसकी संरचना और उसका नामकरण, कैसी संरचना होती है और क्या उसका नाम होता है। तो इन एल्केन्स द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है मैंने। sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें कार्बन जो होगा और इसके पास होंगे 4 सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ 4 क्यों आए? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, 4 वैलेंसी होती है, और 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 अदर एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और ये जो कार्बन होता है ये आपका टेट्राहेड्रल होता है। ये टेट्राहेड्रल, ये जो आप देख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये मैंने डैश वाले तरीके से भी यहाँ टेट्राहेड्रल समझाया हुआ है। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर? स्ट्रक्चर इसका कैसा है और नॉमेनक्लेचर हमने कैसे किया इसका, ठीक। सिंगल बॉन्ड हो गए इसमें 4 और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो। अब एल्केन्स में हमें सबसे पहले पढ़ना है इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब इनको बनाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे बनाएंगे हम इनको, एल्केन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनसे कैसे बनाया जा सकता है एल्केन्स को।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड आया है। जब इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जिसका नाम होता है इथीन, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसीलिए लास्ट में आया है ENE प्लस हाइड्रोजन। इसको निकेल या पैलेडियम, निकेल या पैलेडियम यहाँ काम करता है आपका उत्प्रेरक का, या जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट का। जब ये कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, और जो ट्राइंगल का साइन आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल का साइन रहता है हीट करने के लिए। केमिस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं हीट के लिए। तो होगा क्या कि जैसे ही निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये बनाएगा इथेन। ये नया जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दैट इज इथेन। क्लियर हुआ? अब दूसरा ये लैब मेथड है। अब हम प्रयोगशाला में या लैब में, अपनी लेबोरेटरी में कैसे हम किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे बनाएंगे। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका कोई लवण इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? 1:3 में मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। एल्केन इज फॉर्म्ड। जैसे यहाँ हमने पहली रिएक्शन में लिया है सोडियम इथोनेलेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये जो मिलकर बनाते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म किया तो मीथेन बना और सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया। इसी तरह यहाँ CH3 की जगह हमने ले ली यहाँ पर C2H5। तो होगा क्या कि यहाँ से COO Na, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ NaOH में से Na अलग होगा, NaO अलग होगा और ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट। और नीचे ये आप जो देख रहे हैं डायग्राम, ये लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन का है। मीथेन को हम लैब में कैसे बनाएंगे? तो ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब। ठीक, कॉपर की ट्यूब है ये जार है, ये अपवर्ड जार है और सॉरी डाउनवर्ड जार है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने भरा है सोडियम एसीटेट। ये जो है ये सोडियम एसीटेट भरा हुआ है प्लस सोडा लाइम भरा हुआ है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। अब इसको जब हमने गर्म किया, यहाँ से ये बर्नर लगा के इसको जब हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर सोडा लाइम और सोडियम एसीटेट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद इस टेस्ट ट्यूब से इस पाइप में मीथेन जाएगी और मीथेन जाकर इस जार में हमने भरा है पानी और उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया हमने एक जार। क्योंकि मीथेन गैस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, इसीलिए हमने इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी से पार करती हुई यहाँ पर इस जार में ऊपर की तरफ मीथेन गैस हमारी इकट्ठा हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये था आपका लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तीसरा जो मेथड है वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बताया किसी भी हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए। तो ये सोडियम एसीटेट को जब हम H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, पानी के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास मिलेगा इथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती कैसे है? नीचे इसकी मैकेनिज्म है। सोडियम एसीटेट आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि वो आयंस में टूट जाएगा। दो तरह के आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। इस सोडियम एसीटेट में जो नेगेटिव आयन होगा वो होगा CH3COO और जो पॉजिटिव आयन होगा वो होगा सोडियम। अब जो भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कभी भी हम होती है तो होगी सिर्फ और सिर्फ पानी में होगी या किसी भी सॉल्ट में होगी। सॉल्ट भी बनेगा तो वो वाटर में ही बनेगा, इसलिए वाटर का होना इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये 2H2O आयोनाइज्ड होगा तो H2O किससे मिलकर बना होता है? H+ और OH- से, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो इन दोनों के आगे हमने 2 लगा दिया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हमें 2 रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है हमारी कैथोड, एक होती है हमारी एनोड।
कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है और एनोड हमारी नेगेटिव होती है। तो यहाँ जो H+ आयन है ये इकट्ठा होंगे कैथोड पर, और CH3COO- आयन जो है ये हमारे इकट्ठा होंगे एनोड रॉड पर। और ये H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और ये CH3COO- आयन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर CH3COO बनाएंगे, और यहाँ बनेगा हमारा इथेन और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये थी हमारी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम होमवर्क में ही देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, पर ये चैप्टर थोड़ा सा नया है तो इसमें हमने आपको सिर्फ एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी दी है। इसके बाद हम जब डबल बॉन्ड वाले दोनों पढ़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन, उसमें हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खुद से करने को देंगे। एक बार आपको आइडिया हो जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से लिखनी है। द फर्स्ट 4 मेंबर C1 to C4 आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर। देखिए बच्चों, ये जो एल्केन्स हैं, इन एल्केन की पूरी सीरीज़ होती है। C1 कार्बन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में, उस पर्टिकुलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, या हम कहें कि उस पर्टिकुलर एल्केन में जो कार्बन का नंबर है वो आपका कितना है, 1। कार्बन नंबर 1 से, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें कार्बन कितना है आपका 1। अब जो इसके बाद वाला एल्केन होगा उसमें कार्बन का नंबर 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक जो भी हमारे एल्केन होंगे वो होंगे कलरलेस, रंगहीन होंगे, उनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होगा। ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधहीन, उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी किसी भी तरह की। ठीक, गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ये सारा कब होगा, रूम टेम्परेचर। बट रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 डिग्री केल्विन पर। और जब हम C4 कार्बन से हम C5 पर आएंगे, C5 से C17 पर, तो ये सारी कलरलेस गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पर। दे आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर, पर दे आर कलरलेस लिक्विड while the higher member of the family are colorless waxy solid। C17 तक सारी कलरलेस गैसेस हैं, और इससे आगे जब हम जाएंगे, C17 से आगे जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी, और उससे भी आगे जाएंगे तो ये वैक्सी सॉलिड, चिपचिपे सॉलिड जो होते हैं वैक्स जैसे होंगे, जैसे मोम जैसे सॉलिड्स होते हैं। क्लियर हुआ? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको, तो ये चारों टॉपिक आप आज कवर कर लें वीडियो के साथ प्लस नोट्स के साथ। कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। और अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो बच्चों, आपको कभी भी कोई भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज पे पूछें। ग्रुप में बाकी टीचर्स भी ऐड हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम भी ऐड हैं, तो वहाँ बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब ना किया करें ग्रुप को। जो भी परेशानी है आप मुझे पर्सनल मैसेज से पूछें। क्लियर? थैंक यू बच्चों।